जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों डोनाल्ड ट्रंप के अरमान आसमानों में हैं और उन्हें अब हर काम संभव लग रहा है। जिस तरह से हाल ही में मादुरो को उन्होंने उनके देश से उठा लिया, वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया, अब उसके बाद उनके हौसले इतने बड़े हैं कि अब वो ग्रीनलैंड को लेने की बातें कर रहे हैं। इस पर हमने आपको आज से 2 दिन पहले सेशन भी किया था और उस समय आपको ये बताया था कि क्या यूरोपियन यूनियन कर पाएगा ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई। ये हमने अपने सेशन में आपको 5 जनवरी के दिन चर्चा के अंदर लिया था और हमने आपको इसके पीछे का बड़ा प्रायोजन दिया था और बताने का प्रयास किया था कि असल में खेला ये है कि यूरोपियन यूनियन जो 27 देशों का समूह है वो हमेशा एक तरीके से प्रो अमेरिका रहा है। यूरोपियन यूनियन की जो मानसिकता रही है वो हमेशा अमेरिका को पक्ष करने की रही है। ऐसे में वेनेजुएला के साथ अब बड़ा सवाल जुड़ गया, क्या वेनेजुएला, एक मिनट के लिए मैं मेरे पेन का कलर चेंज करते करते परेशान हो रहा हूँ। एनीवे, चलिए, तो वेनेजुएला के साथ में ग्रीनलैंड की बारी जब आई तो हमने आपसे ये कहा कि क्या यूरोपियन यूनियन ट्रंप का विरोध कर पाएगा। और मैंने उस सेशन में भी आपको जिक्र करा था कि ट्रंप जो हरकत कर रहे हैं ये अब वही वाली बात है कि भूखी बिच जो है ना वो अपने बच्चों को खा रही है ना। अब अगर ऐसा हो रहा है तो समझिए, यूरोपियन यूनियन के 27 देश हैं और एक यूके जो पहले मतलब ईयू का पार्ट हुआ करता था, साथ ही साथ नाटो के अंदर 32 देश हैं। ये नाटो के जो 32 देश हैं ये तो अमेरिका के पीछे लगू हैं। इन्होंने तो कसम खाई थी ना कि हम अगर कभी हम पर हमला होगा तो हम सब लोग एक साथ जाकर लड़ेंगे। लेकिन कौन बताएगा कि 32 में एक जो है वो बाकी 31 पर भारी पड़ेगा। ये तो किसी ने बताया नहीं था। तो अब स्थिति ये हो गई कि जब ग्रीनलैंड पर ट्रंप ने दावा पेश किया तो उसके तुरंत बाद ही इन सबको लगा कि भाई अब तो स्थितियां हमारे हाथ से निकल गई। तो ग्रीनलैंड पर जैसे ही अमेरिका ने कहा कि ये मेरा होगा, तुरंत प्रभाव से बेचारे ये सब लोग भागे भागे आए और उन्होंने कहा कि सर सुनो, हम अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। मैंने आपको परसों ही बताया था कि ट्रंप के हौसले बढ़े हुए हैं और यूरोपियन यूनियन के देशों को अब असल मायने में अपने पहले चुप रहने की कीमत चुकानी पड़ रही है। ट्रंप को ये तभी रोक सकते थे जब वो टैरिफ टैरिफ खेलना शुरू किया था। ट्रंप को ये तभी रोक सकते थे जब रशिया के साथ इसने पार्शलिटी करना शुरू किया था। तब तो जर्मनी के चच्चा बहुत इंटेलिजेंट बन करके अपनी गैस बंद करवा लिए थे। रूस को अगर ये लोग एक ऑप्शन के रूप में जिंदा रखते तो कभी यूरोपियंस मरते नहीं। रूस बकायदा इन लोगों को नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन के थ्रू रशियंस को गैस भेजा करता था। माफी चाहेंगे, जर्मन्स को गैस भेजा करता था। यूरोप के बहुत सारे देश रूस से पल रहे थे। उन्हें लगा था कि रूस हमसे बहुत कमा लिया, हमको तो अपने डैड पसंद ही अमेरिका वाले हैं। अब इन्होंने जैसे ही रूस से किनारा किया, इनको सब अमेरिका को समझ में आ गया कि यूरोपियंस के पास अब रशिया तो गया, अब हम बचे। तो ये दोनों तरफ से दो लोग डपली बना दिए यूरोप की। और ऐसे में पहले रशिया से मुखालफत हुई और अब अमेरिका से होने लगेगी। यूरोप कहीं का नहीं बचेगा। साथियों, मैंने आपको बताया था कि ट्रंप ने ग्रीनलैंड के लिए कहा था कि 20 दिन बाद बात करेंगे। अभी मेरा थोड़ा दिमाग जो है कहीं और लग रहा है। 20 दिन बाद ग्रीनलैंड भी हम ले लेंगे। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका ये पहली बार इच्छा जाहिर कर रहा है, इसका इतिहास है। 1910, 46, 55, 19, 25 हर बार अमेरिका ग्रीनलैंड के ऊपर दावेदारी पेश करता आया है। लेकिन जब से मादुरो उठाए गए हैं ट्रंप के द्वारा और दुनिया ने जो हाथ में चूड़ियां पहनी है, यूएन जो पूरी तरह से नहीं होने का प्रमाण दे दिया है कि हम तो हैं ही नहीं, उस यूएन के अप्रासंगिक होने पर अब ट्रंप के हौसले बढ़े हुए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, यूएन में ट्रंप के खिलाफ बैठक हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि ट्रंप अपने पास वीटो पावर रखते हैं यूएनएससी की। तो ट्रंप का कोई मतलब यूएन का कोई भी रिजोल्यूशन अमेरिका के खिलाफ नहीं जा सकता। ऐसे में अमेरिका के खिलाफ कोई संयुक्त कार्रवाई नहीं हो सकती। अब ये बात समझ में आने लगी है। और जब समझ में आने लगी है अमेरिका के खिलाफ कोई नहीं जा सकता, तो यूरोपियंस को सबसे बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई कि अगर ये हमारा ग्रीनलैंड ले गया तो हम क्या करेंगे। तो इसी के चलते हेडलाइंस बन रही हैं, द पेनफुल क्वेश्चन फॉर नाटो एंड द ईयू इफ ट्रंप टेक्स ग्रीनलैंड। जो आज बीबीसी लिख रहा है ये हमने आपको आज से 2 दिन पहले करा दिया था, यूरोपियन यूनियन पर ट्रंप। तो जो अखबारों की आज हेडलाइन है हमने तो परसों ही आपसे डिस्कस कर ली थी कि सुनिए, यूएस जो कह रहा है क्या नाटो और ईयू टिक पाएंगे, क्या वो रुकेंगे इस बात पर, वो बचा पाएंगे ग्रीनलैंड को। आप पूछेंगे ग्रीनलैंड को नाटो और ईयू क्यों बचा पाएंगे भाई। असल में ग्रीनलैंड जो है ना एक ऑटोनोमस देश है, लेकिन वो है डेनमार्क का हिस्सा। डेनमार्क के कब्जे में है वो जगह। डेनमार्क नाटो कंट्री है, डेनमार्क ईयू कंट्री है। अब दोनों स्थिति में नाटो कंट्री तो अमेरिका भी है और ये दोनों सुरक्षा मान के चलते थे कि हम पर तीसरा हमला करेगा। और हमला किसी और का नहीं, रशिया का डर था। रूस अगर हम पर हमला करेगा तो अमेरिका हमें बचाने आएगा, लेकिन अमेरिका ही हमला करेगा ये किसी ने नहीं बताया था। डेनमार्क इसी ब्लफ में रह गया कि हमारे ऊपर अमेरिका तो कभी हमला नहीं करेगा, लेकिन आज अमेरिका ही कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईयू कंट्रीज जो कि बहुत ज्यादा अपने आप को प्रोग्रेसिव और डेवलप्ड मानती हैं, वो अमेरिका के साथ पिछलग्गू बनी हुई थी। क्यों? क्योंकि बड़ी मात्रा में, अभी मैंने अंकित इंस्पायर इंडिया पर भी आपको एक सेशन बताया है, आप उसे जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने बताया है कि कैसे अमेरिका एक महाशक्ति बना, कैसे यूरोपियंस की वजह से अमेरिका बना, कैसे अमेरिका पूरी तरह प्रवासियों से बना देश है। मैंने उस पर एक डिटेल सेशन किया है, कंप्लीट एनालिसिस है, उसे आप देखिएगा, आपको समझ में आएगी कि पीछे की कहानी क्या है। तो इन्हें लगा कि हमारे अपने ही तो हैं अमेरिका वाले, तो इनके साथ चलने में ही भलाई है। तो वो भलाई वाले ने भाई साहब इनकी हालत खराब कर दी। इससे डेनमार्क के पीएम बाहर आती हैं और कहती हैं कि यदि ऐसा होता है कि अमेरिका ग्रीनलैंड लेने की बात करता है तो नाटो टूट जाएगा। जेलेंस्की से पूछिए जरा,
वो बेचारा नाटो में उसकी हाइली मरी तुम लोगों को, वो बेचारा 4 साल से बम खा रहा है, उसको रशिया वाले टोके पड़े हैं, भाई तुमको हम नहीं जिंदा छोड़ेंगे अगर तुमने नाटो की जिद लगाई। अब ये कह रही है कि अगर हमारे साथ ऐसा हुआ तो नाटो टूट जाएगा। ये वो वाली बात है, जेलेंस्की कह रहा होगा कि मैडम बहुत बुरा हुआ आपके साथ, हम नाटो में आ नहीं पाए इसलिए गोली खाए, आप नाटो में हैं इसलिए गोली खा रही हैं। ये बड़ा विचित्र संयोग है। मतलब आप इस स्थिति को थोड़ा विचार करिए, जेलेंस्की रशिया से गोली क्यों खाया था, यूक्रेन गोली क्यों खाया था, क्योंकि आंसर था, क्योंकि रशिया बार बार कह रहा था कि तुम नाटो में जाने की जिद मत करो। डेनमार्क वालों से पूछो कि सब आपका क्या रहा, बोले हम नाटो में ही हैं। बोले आपके साथ क्या हो रहा है, बोले हमारा ग्रीनलैंड अमेरिका ले जा रहा है, आपको कौन बचाएगा, बोले कोई नहीं। बोले क्यों नहीं, क्योंकि हम नाटो में हैं। तो जो नाटो में नहीं है वो भी मर रहा है, जो नाटो में है वो भी मर रहा है। तो भाई साहब इन्होंने धमकी दी कि नाटो टूट जाएगा, तो अमेरिका को क्या खाक फर्क पड़ रहा है। यूएस तो पहले से क्या चल रहा था कि अगर तुम लोग अपनी जीडीपी का 5% नाटो की सेनाओं को नहीं दोगे तो मैं तुम लोगों को बाहर निकाल दूंगा। तो अमेरिका तो इस समय फट फट पर खेल रहा है ट्रंप के नेतृत्व में, कि मरो तुम लोग जिसको मरना है, हम तो पूरी समय एक ऑप्शन रखते हैं, जाएंगे ग्रीनलैंड पर हमला करेंगे और यूरोप हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। भाई साहब इस बात पर यूरोप चिढ़ गया, क्योंकि वही नवाब है ना, इनकी नवाबी थोड़ी गई है यूरोप वालों की। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश, स्पेन जैसे देश जिन्होंने दुनिया पर कभी राज किया है, अब अचानक कोई उनको आकर आंख दिखा रहा है कि सुनो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, हम ग्रीनलैंड पर सेना भेजकर कब्जा कर लेंगे। तो इनके अंदर पुराने समय की आग भनक गई। इन्होंने कहा ऐसा कैसे कहते हो, हम कर सकते हैं। तो भाई साहब इन देशों ने निकल के एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर दिया है, और जॉइंट स्टेटमेंट बड़ा ही हास्यास्पद है। उस हास्यास्पद जॉइंट स्टेटमेंट में ये सब कहते हैं कि जो आर्कटिक क्षेत्र है ना ग्रीनलैंड, क्योंकि आप सभी जानते हैं ज्योग्राफी के अंदर 66 डिग्री से ऊपर वाला क्षेत्र आर्कटिक रीजन में चला गया, बोले उसकी सुरक्षा तो हम सबकी जिम्मेदारी है ना, इंक्लूडिंग अमेरिका। हम सब चाहते हैं कि वो जगह सुरक्षित रहे। अगर रूसी और चीनी जहाजों के चलते अमेरिका अपनी सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड लेना चाहता है, तो सर वो तो हम भी आप ही के साथ हैं, कि आपकी तरह हम भी मानते हैं कि आर्कटिक की सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन सुरक्षा के नाम पर उस जगह कब्जा करके बैठ जाएंगे। ये तो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। इनका स्टेटमेंट सुनिए, security in the Arctic must be therefore be achieved collectively in conjunction with NATO allies, including the United States, by upholding the principle of UN Charter। कौन से UN Charter जिसका अचार बनाकर खा गए तुम लोग, including sovereignty, territorial integrity, and the inviolability of borders। These are universal principles। We will not stop defending them। भाई साहब इन लोगों ने भाषण मारा, इन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड उन्हीं के लोगों से बिलोंग करता है, डेनमार्क और ग्रीनलैंड ही डिसाइड करेंगे कि ग्रीनलैंड का क्या होगा। ऐसा कहते हुए इस एक पत्र जारी किया गया। ये रहा वो पत्र जिसमें साइन हुए इमानुअल मैक्रोन के फ्रांस वालों के, जर्मनी वालों के चांसलर मर्ज के, प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के जो इटली से हैं, प्राइम मिनिस्टर टस्क पोलैंड से, प्राइम मिनिस्टर शेजेन स्पेन से, प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर यूके से, और डेनमार्क से फ्रेडरिक्स। भाई साहब इन सब ने साइन किया कि देखिए डेनमार्क का फ्यूचर तो वहां की जनता डिसाइड करेगी, ग्रीनलैंड का फ्यूचर तो वहां की जनता डिसाइड करेगी, फोर्स से आप ये नहीं कर सकते। मैं आपको फिर से बता दूं, ये रहा ग्रीनलैंड, अमेरिका चाहता है ग्रीनलैंड। कारण क्या बताता है कि इस पर रशिया और चाइना के शिप बहुत आ रहे हैं आजकल, वो उस रास्ते से गुजर रहे हैं जहां पे ग्रीनलैंड पड़ता है, इसलिए हम इस पर कब्जा करना चाहते हैं। ग्रीनलैंड, फैरो और ये डेनमार्क, ये तीनों एक ही देश डेनमार्क के पास में है, डेनमार्क इन पर कब्जा रखता है। अमेरिका कह रहा है कि या तो देखो पावर से दे दो, 56,000 लोग रहते हैं यहाँ पे, 56,000, हम बम गोला मार के भी इसे ले सकते हैं, तुम्हारे पास कोई सेना यहाँ भेजने की क्षमता नहीं है, या फिर एक काम करो हमें बेच दो। ये बेचने वाली बात कहां से है आपको हम बताएं। आज जो मैंने सेशन किया है ना अंकित इंस्पायर इंडिया पर, उसमें मैंने ये जानकारी दी है कि अमेरिका पहले 13 राज्यों से मिलकर बना हुआ था, 50 राज्य तो इन्होंने कहीं आक्रमण करके कहीं से खरीद के ऐसे बनाए हैं। तो ऐसे में इन्होंने डिमांड की कि ग्रीनलैंड हमें बेच दो डेनमार्क, क्योंकि तुमसे इसकी सुरक्षा हो नहीं पाएगी। इस पर यहां बैठे सब देश कह रहे हैं कि हम साले या कलियर ही ऐसे करा रहे हैं क्या, हमारा यूरोप में होने का कोई लॉजिक नहीं है क्या, हम नहीं बचा सकते ग्रीनलैंड को। भाई साहब ग्रीनलैंड को बचाने के लिए सब लोग अपना अपना दावा पेश कर दिए हैं। कौन कौन, ये सब की सब नमूने क्या बोले, इनके लिए बोले कि मैडम चिंता मत करिए, ग्रीनलैंड नहीं लेने देंगे। सबसे पहले बारी करते हैं इमानुअल मैक्रोन की। देखो फ्रांस की जो दुर्गति हुई है ना, वो ट्रंप के खिलाफ 2 कदम चलता है खिलाफ, और फिर साथ में 3 कदम चल लेता है। तो फ्रांस की जो हालत है ना, वो एक ऐसे बच्चे की जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो ट्रंप से दूर भी भागता है, फिर चुप 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 करके नजदीक भागने लगता है। नवाबी किस बात की है कि किसी दिन के पहले कभी हम महान हुआ करते थे, ये तो है नवाबी फ्रांस की। दुख किस बात का है कि अब हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये बाहर आते हैं और कहते हैं कि साहब डोनाल्ड ट्रंप कांग्रेचुलेशन, हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। ये आपको याद होगा ना, जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे सबसे पहले यही व्यक्ति था जो बधाई दिया था, ट्रंप को बहुत सारी बधाई दिया था कि आप चिंता मत करिए। अभी क्या बोल रहा है ये व्यक्ति, हाँ पिछले साल की बात बता रहा हूँ। ये सब देखिए, आप लोगों के साथ हमारी बात हुई है कि अभी दिसंबर के अंदर क्या होता है, जब इस मैक्रोन को पता चलता है कि अमेरिका वहां पर ट्रुप्स भेजने की प्लानिंग कर रहा है ग्रीनलैंड में, तो साहब ये निकलते हैं, इनको बताना है दुनिया को कि हम भी हैं अभी, मतलब हम जिंदा हैं, हमें कंसीडर करो। तो भाई साहब ये निकलते हैं और ये जाकर के ग्रीनलैंड पहुंच जाते हैं। अब मैक्रोन को देखें, ये रहे मैक्रोन ग्रीनलैंड में टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वहां जाकर कहते हैं, न्यूक राजधानी है ग्रीनलैंड की, बोले आई रीअफर्म फ्रांस अनवेवरिंग सपोर्ट फॉर द सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ डेनमार्क एंड ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड बिलोंग्स टू इट्स पीपल, डेनमार्क स्टैंड एज इट्स गारंटर। तो भाई साहब इस स्थिति में ये यहां पहुंचकर कहते हैं कि ग्रीनलैंड वालों चिंता मत करो, फ्रांस आपके साथ खड़ा है आपकी संप्रभुता के लिए,
56,000 लोग हैं, किसी को परवाह नहीं है। 56,000 तो ये लोग आते पीते मार डालते हैं लोगों को। असल में दिक्कत ये है कि जो एरिया है उस पर नजर अमेरिका की है। अगर ये सारे कागले मिलकर डिसाइड कर गए कि एक काम करो नाटो वालों का होगा ग्रीनलैंड, तो ये डेनमार्क को खा जाएंगे सब लोग, सारे चील कौए। लेकिन अकेला अमेरिका कैसे खाए, इस पर इनको चिढ़ है। ये पहुंच गए, पहुंचकर कह रहे हैं कि हम ग्रीनलैंड तुम्हारे साथ है। सब जानते हैं वो भाई साहब, फ्रांस जो है वो ग्रीनलैंड को बोलकर चला आता है कि ट्रंप के थ्रेट से घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, आपकी संप्रभुता की रक्षा करेंगे। बहुत बढ़िया, इन्होंने ट्रंप को धमका दिया है इस तरह से। ट्रंप को ये बात पता चली, ट्रंप कहते हैं कि कौन, इमानुएल मैक्रोन मजाक बना देते हैं उसकी। ये कहते हैं कि सुनो, हमने उससे कहा कि सुनो मैक्रोन, अगर तुम ज्यादा 3-2-5 किए तो हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को आजकल मिस्टर टैरिफ करवा के खुश हैं। पहले नोबेल पीस पुरस्कार से पिछले साल चला था, इस बार मिस्टर टैरिफ नाम से खुश हैं। ये कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि तुम ज्यादा 3-2-5 करोगे हम तुम पर टैरिफ लगा देंगे। तो मैक्रोन बोलते हैं नो 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 ट्रंप, आप मेरे ऊपर टैरिफ नहीं लगाएं। तो बोले ठीक है, तुमको मेरे साथ चलना होगा। ट्रंप कहते हैं कि हाँ वो तैयार हो गया, ठीक है मान जाऊंगा। मतलब ये है कि अमेरिका फ्रांस को भी टैरिफ से ही डरा रहा है। आपको मैं जानकारी दे दूं कि फ्रांस अमेरिका से व्यापार करके $16 बिलियन कमाता है। तो ट्रंप ने $16 बिलियन के लिए फ्रांस को धमका दिया कि अगर तुम व्यापार से पैसा कमाओगे, मैंने आपको आज के जो दिनों का सेशन है उसमें बताया भी है ये वाली बात अंकित इंस्पायर इंडिया पे, कि अमेरिका के साथ व्यापार करके दुनिया के देश $1.25 ट्रिलियन साल का कमाते हैं। अमेरिका व्यापार में पैसे गंवाता है, लोगों को पालता है। ट्रंप ने इस ताकत का उपयोग किया है टैरिफ वाली का, यूज कर लो, इनसे इनको मारेंगे। फ्रांस जो है ना, बोले तुमको बेटा इतना पैसा देते हैं हम, पैसा कमाते हो ना हमसे, तो चुप मार करके हमारे साथ चलो। फ्रांस चुपचाप अभी तक कुछ बोला नहीं है, लेकिन हाँ स्टेटमेंट जारी करवा के कह दिया है कि यूएस अगर डेनमार्क के खिलाफ जाता है तो हम डेनमार्क के साथ खड़े रहेंगे। अच्छा साहब, दूसरा देश है जर्मनी। इसकी तो क्या ही बताएं, सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर अमेरिका से हार कर बैठा हुआ है। यही था ना, जर्मनी जापान ये सब मिलकर के तो युद्ध लड़ रहे थे, फ्रांस ब्रिटेन इन सब के खिलाफ, लेकिन आज सब साथ है। ये जर्मनी ही है जो रूस के साथ अगर पहले खड़ा होता तो इसे आज ये स्थिति देखनी ना पड़ती, अमेरिका इनके हालत ये ना बिगाड़ता। जर्मनी के अंदर हालात बिगाड़ने वाला अमेरिका है, पूछिए कैसे। पहले तो इनकी गैस बंद करवाया कि तुम बेटा रशिया से गैस नहीं लोगे, जो इन्होंने ली थी ना वो नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन, वो बंद करवाई। फिर इनको महंगी गैस खुद के देशों से बेची, तेल अपने देश से बेचा, इससे यहाँ की महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई जनता को, क्योंकि सर्दी में इनके यहाँ पे घर जो है ना गर्म गैस से होते हैं, तो इनको जरूरत पड़ी, तो अब यहाँ पर महंगाई बढ़ गई, जनता त्रस्त है सरकार से। अब ये इनको लगा कि यार इस समय तो कुछ बोलना पड़ेगा। इन्होंने कहा देखो आर्कटिक की सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन संप्रभुता पर उल्लंघन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जर्मनी भी ट्रंप के खिलाफ हो गया। जर्मनी ने अमेरिका को वार्न कर दिया है कि देखो साहब हम आपके इस प्लान के कतई खिलाफ हैं। अब सवाल है जर्मनी के साथ क्या हाल है। जर्मनी भी अमेरिका से व्यापार करके बढ़िया $70-80 बिलियन कमाता है, लेकिन इन दिनों चाइना के साथ जर्मनी की काफी बढ़िया घुट रही है। असल मायने में ये यूरोप के देश अब अपने सामने दूसरा लीडर ढूंढ रहे हैं। पहले अमेरिका की सरपरस्ती में रह लिए, अब ये चाइना की सरपरस्ती में जाना चाहते हैं कि सर आप हमें बचा के रखो। तो ऐसे में आपको जानना ये जरूरी होगा कि जैसे नाटो ने अब तक इनको औरों से बचाया, जब वो खुद पर आया तो इनके लिए कितनी बड़ी नुकसान बन गया। आज नाटो का लगभग 67 से 68% बजट अकेला अमेरिका देता है, बाकी में सारे 31 देश हैं। तो अमेरिका को इसीलिए इनसे डर नहीं लगता कि बेटा मैं सारा पैसा खर्च करूं तुम्हारी हिफाजत के लिए, और तुम की चवन्नी खर्च मत करो। तुमसे कह रहा था 5% अपने देश की जीडीपी का नाटो की फोर्सेस पर खर्च करो, तुम तब तो कर नहीं रहे थे, तो भुगतो। तो अमेरिका ने इनको भुगतने के लिए छोड़ दिया है। खैर कोई बात नहीं, जर्मनी ने इनको धमकाते हुए कहा है कि सर ऐसा नहीं करना है, हम आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जर्मनी ने इस बारे में यह भी कहा कि देखो सर बात यह है कि हम पर रशिया का भी डर है और आपका भी डर है, लेकिन हम फिर भी डेनमार्क के साथ खड़े हैं। डेनमार्क के साथ ये भी भाई साहब निकल कर आए जिन्हें कोई होश ही नहीं रह रहा है दुनिया में चल क्या रहा है। मादुरो उठा लिए गए तो इनको शुरुआत में पता ही नहीं था रिएक्शन क्या देना है, इनका कोई नेचुरल इंस्टिंक्ट ही नहीं है। इनको फिर पढ़ाएंगे कि सर सुनिए ना आपको जाके ये बोल कर आना है, फिर दूसरे दिन बोले हम ट्रंप के साथ खड़े हैं। अब इनको फिर पकड़ा गया कि सुनो वो कह रहा है कि डेनमार्क से ग्रीनलैंड छीन लेगा। बोले अच्छा अच्छा हाँ बताते हैं बताते हैं, हाँ सुनिए सर हम डेनमार्क के साथ हैं, अमेरिका आप ऐसा नहीं करोगे। अमेरिका ढपली बजा रखा है इन लोगों की, इनको गांठता ही नहीं है वो। तो भाई साहब इन्होंने अपनी तरफ से कहा है ग्रीनलैंड जो है वो ग्रीनलैंड ही डिसाइड करेगा ग्रीनलैंड का क्या होना है, कोई और देश डिसाइड नहीं करेगा। तो क्या आपको लगता है कि ट्रंप इनकी बात मान जाएंगे? ट्रंप इनको गांठते ही नहीं है, फ्रांस को, जर्मनी को, यूके को, ये कितना भी बोल लें। कारण क्योंकि इस सबको ट्रंप ने टैरिफ से दबा रखा है। पहले तक क्या होता था, बाकी पुराने राष्ट्रपतियों के दौर में कोई टैरिफ की धमकी नहीं देता था, ये मान करके कि अमेरिका बड़ा देश है, सबको पालता है, ये छोटी बातें थोड़ी की जाएंगी। ये वो वाली बात है कि कल को आपने किसी की सहायता की हो और उसको आप जब दिन खराब चल रहे हैं, उसके साथ व्यवहार खराब चल रहा है, तो अपनी सहायता वापस मांग ले रहे हो। हेल्प वापस मांगने जैसा है टैरिफ की बात करना। पर ट्रंप तो एकदम ट्रंप है, तो वो इन सब के साथ खेला खेल रहे हैं। कोई बात नहीं साहब, तो यूके का स्टैंड अप कोई मायना रखता नहीं है। निकल कर स्पेन आया, उसने भी यही बोला कि हम इस बारे में डेनमार्क के साथ हैं, डेनमार्क और ग्रीनलैंड की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है और हम उनके साथ। कुल मिलाकर एक चीज तो निकल कर आई कि सारे के सारे देश जो कभी अमेरिका के साथ हुआ करते थे नाटो में या वेस्टर्न वर्ल्ड के वो अलाइज, चाहे वो कनाडा की हो, वो सब डेनमार्क के साथ आकर खड़े हुए हैं। मतलब सोचिए, अब आप पूछेंगे कि सर ये तो बहुत बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। रशिया ने यूक्रेन की जो हालत खराब की, यूक्रेन के साथ ये सब के सब देश खड़े थे।
क्या उखाड़ लिया किसी ने? बिल्कुल वैसे ही अब ये डेनमार्क के साथ खड़े हैं, बस वोट का मत है। ट्रंप को डर नहीं है। ट्रंप ने असल मायने में यूक्रेन को रशिया से जानबूझकर पिटवाया, ऐसा लगता है, ताकि वो ये जान लेता कि यूरोप के तिलों में कितना तेल है। यूरोप फूक चुका है, बर्बाद हो चुका है, तो यूरोप के अंदर तो दम बचा नहीं है। तो बचा नहीं है तो कोई बात नहीं, बोले बेटा मरो, तुम जाओ जाकर के मरो। तो ऐसे में अमेरिका ने जानबूझकर इनका शक्ति परीक्षण किया था कि तुम लोग क्या वाकई में बचा पाओगे यूक्रेन को? हमारे बिना कोई बचा नहीं पाया। तो अमेरिका आश्वस्त हो चुका है कि तुम जब रशिया से नहीं बचा पाए, हमसे क्या ही बचा लोगे। ये साहब, ये इस मतलब डेनमार्क की पीएम है, ये कहती हैं कि देखिए अगर ऐसा होता है तो नाटो खत्म हो जाए। तो ट्रंप तो खुद धमकी देके बैठा है नाटो खत्म करने की कि हटो, कोई मतलब नहीं है नाटो वाटो का। अब क्या है साहब, यूरोप की और जगह क्या प्रतिक्रियाएं हो रही हैं? जनता क्या चाहती है, ग्रीनलैंड की जनता क्या चाहती है, क्योंकि वो ऑलरेडी डेनमार्क से ऑटोनोमस होकर के चल रही है। तो देखो, ग्रीनलैंड में रहते हैं 54,000 लोग। ग्रीनलैंड के 54,000 लोगों का वोट परीक्षण करा दिया जाए तो वो अमेरिका के साथ ही जाएंगे। पूछो क्यों? क्योंकि डेनमार्क और अमेरिका में से चुनने का अवसर उन्हें मिले कि बताओ कौन से देश में जाना चाहोगे, वो निश्चित अमेरिका की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि अमेरिका कुछ डेवलपमेंट तो करेगा, डेनमार्क तो कुछ कर नहीं रहा है, नंबर एक। दूसरा, इनको खुद से पता है कि 54,000 लोग अमेरिका के सामने लड़ नहीं पाएंगे। अमेरिका यही तो बोल रहा है कि हमको अपना बना लेगा, यहां पर विकास करेगा, तो कर लो भाई। तो डेनमार्क के खिलाफ या अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी कुछ नहीं है, ये केवल बेहतर डील के इंतजार में बैठे ग्रीनलैंड वाले। मुझे क्या लगता है, अमेरिका ग्रीनलैंड को ऑफर देगा कि जितने भी 54,000 लोग हैं सबको $1-1 बिलियन मिलेगा, मस्त रहो, जिंदगी काटो, मस्त ऐश काटो, आ जाओ सबकी सब लोग, ये सब चले आएंगे। अमेरिका को क्या ही फर्क पड़ रहा है, ये डेनमार्क से खरीदने की जगह जनता को खरीद कर रेफरेंडम करा लेगा और लोगों को मिला लेगा, जो सबसे सटीक सटीक तरीका रहेगा। इस बात पर यूरोप के देश चिड़े पड़े हैं। एक इकोनॉमिस्ट है जो कहते हैं, ऑस्ट्रिया वाले हैं, वो कहते हैं एक काम करो, यूएस के जितने भी बेस है ना यूरोप में, उन पर कब्जा करके बैठ जाओ सब लोग। पगला गए हैं यूरोपियंस, उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो करें क्या, क्योंकि उनके साथ में धोखा हो गया है। उनको सुरक्षा करके ले गया था, ये वही वाली बात है, मगरमच्छ कलेजा मांग लिया है। तो ऐसे में इन सब की हालत खराब हो रखी है। यूएस के मिलिट्री बेसेस बहुत सारे हैं, जर्मनी में तो सबसे ज्यादा बेसेस हैं अमेरिका के। ऐसे में यूएस ने बकायदा यूरोप को मैनेज करने के लिए बकायदा यूरोपियन कमांड बनाई हुई है। उसी कमांड के ऊपर कब्जा करने की बात कर रहे हैं, पगला गए हो, कूटेगा वहीं पकड़ पकड़ करके। जर्मनी, इटली, यूके, पोलैंड, इन सब में यूएस के बेसिस हैं। यूएस इतना शक्ति संतुलित है कि उसे इनकी किसी की चिंता नहीं है। ऐसे में मार्को रूबियो है, सोशल मीडिया पर उनके मजे लिए जा रहे हैं कि मार्को रूबियो अब आपको नई जिम्मेदारी मिल रही है, ग्रीनलैंड की, जाइए ग्रीनलैंड पहुंचिए। थोड़े दिन पहले आपको ईरान की थी, उससे पहले आप जाइए, आप गवर्नर बन करके वहां पर अपॉइंट हो जाइए। कुल मिलाकर के यूएस ग्रीनलैंड पर कब्जा करने अगर निकलता भी है, यूरोप कुछ कर तो नहीं पाएगा, लेकिन कम से कम इनमें अभी बोलने की हिम्मत तो बची है। या आज बोले हैं कि हम ऐसा हुआ तो डेनमार्क के साथ खड़े होंगे, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं निकलता। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुल मिलाकर के अमेरिका के खिलाफ अगर ये देश पहले खड़े हुए होते तो आज इन्हें ये देखना नहीं पड़ता, पर कोई बात नहीं, जिसको जैसे होता है ऐसा तो